सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम पर एक और महंगाई का बॉम्ब गिरने को तैयार है। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। किताबों समेत दर्जनों स्टेशनरी आइटम्स, पोल्ट्री मसनूआत, अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल और दालों समेत इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर भी 17% सेल्स टैक्स की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। वकास अजीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है उसके जो तजावीज़ है उनको अपनी शक्ल दे दी है और इस सिलसिले में मशहूर खजाना शौकत तरीन को भी ब्रीफिंग दी गई है, जिनको ये बताया गया है कि मिनी बजट के जरिए 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है, टैक्स रियायतें हैं और जो कंसेशनरी रियायती टैक्स दिया गया है उसको वापस लिया जाएगा। इन तजावीज़ के मुताबिक मिनी बजट के जरिए सैकड़ों ऐसी अशिया है जिनके ऊपर सेल्स टैक्स की शरह जो कि इस वक्त कम है उसको 17% तक किया जा सकता है। जो तजावीज़ सामने आई है उनके मुताबिक स्टेशनरी आइटम पर इस वक्त जो है वो सेल्स टैक्स की शरह कम है, इसको बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि पोल्ट्री मसनूआत जिनमें अंडे हैं, गोश्त हैं और इसके साथ साथ सब्जियां, फल और दालों पर जो कि इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह कम है उसको 17% करने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत दर्जनों ऐसे हैं जिसके ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स कम है, इसको भी 17% करने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ साथ सोलर पैनल है, LED बल्ब हैं, सोलर टार्च हैं और लालटीन पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। सोने, चांदी, ज्वेलरी और जो कीमती जवाहरात हैं उनके ऊपर भी 17% सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। जबकि बैरून मुल्क से जो कपड़े जो कि इस्तेमाल शुदा होते हैं, लंडे के कपड़े और जूते, उनके ऊपर भी 17% सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ जानवरों की खुराक और पोल्ट्री फीड पर भी 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। जबकि ट्रैक्टर समेत कई ऐसी ज़रूरी मशीनरी है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स की शरह इस वक्त कम है उसको भी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और ये सिफारिश की गई है कि ज़रूरी जो मशीनरी है ट्रैक्टर समेत इसके ऊपर सेल्स टैक्स की शरह को 17% किया जाए। ये जो तजावीज़ है ये वफाकी काबीना से भी इनकी मंजूरी ली जाएगी और आइंदा हफ्ते जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें मशहूर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल को पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जितनी अब है। इस महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वो एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शरी रहमान ने गैस बहरान पर इजहार तशवीश किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि तवानाई का बहरान सप्लाई के बाइस नहीं, हुकूमत की नाअहली और बदतरीन गवर्नेंस की वजह से है। कराची से खैबर तक सनतें हों या घरेलू सार्फिन, सबके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्टोरेज और ट्रांसमिशन के मसले को हल ही नहीं किया गया। लोग लकड़ियों और कोयलों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। शेरी रहमान ने कहा कि गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद बहरान बढ़ रहा है। साबिक चीफ जज राना शमीम तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि कोई 3 साल बाद जिंदा होकर वापस आ जाए तो उसके पास कोई ग्राउंड तो होनी चाहिए। इस तरह इस हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैलाई जा सकती। अदालत ने फरीकैन से बयान हलफी तलब कर लिए, जबकि समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि साबिक चीफ जज राना शमीम आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई 3 साल बाद जिंदा होकर आ जाए उसके पास कोई ग्राउंड तो होनी चाहिए। इस तरह इस हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैलाई जा सकती।
عدالت نے فریقین سے بیان حلفی طلب کر لیے اور کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ فریقین سے بیان حلفی بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ خبر کی سرخی سے یہ تاثر دیا گیا کہ ججز ہدایات لیتے ہیں، یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ وہ جج ان دنوں چھٹی پر تھا۔ اس سے متعلق یہ رپورٹ دیکھیے۔ سطح من اللہ نے ریمارکس دیے کہ برطانیہ میں اخبار کے ایڈیٹر ان چیف کو 3 ماہ کی سزا ہوئی ہے۔ یہ عدالت عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس سن رہی ہے اور عوام کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے۔ رانا شمیم کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک نے دستاویز لیک کی۔ رانا شمیم کا جواب برطانیہ میں ریگولیٹر کو بھیج دے تو نوٹری پبلک کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جب کوئی انصاف کی فراہمی یا لوگوں کے اعتماد کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی 3 سال بعد زندہ ہو کر آ جائے تو اس کے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہونی چاہیے۔ اس شخص کے بیان حلفی کی خبر آپ نے اخبار میں ایسے ہی چھاپ دی۔ یہ محض توہین عدالت کا کیس نہیں بلکہ یہ میرا احتساب ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ افسوسناک ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن رہا ہے۔ ہم صرف بول نہیں سکتے، آپ اس طرح اس ہائی کورٹ پر بد اعتمادی نہیں پھیلا سکتے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کے نوٹسز ملنے والے اپنے بیان حلفی جمع کرا دیں۔ اس دوران رانا شمیم کا حقیقی بیان حلفی بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر نارو لاپتہ کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مدثر نارو کی فیملی کو وزیر اعظم سے ملوایا۔ وزیر اعظم سمیت ہم سب اس کی فیملی کو سن کر اس میٹنگ میں شرمندہ تھے۔ مدثر نارو نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ اسے لاپتہ کر دیا جائے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ذمہ دار لوگ اپنا کام کریں تو کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کہتے ہیں جس کو آرٹیکل 6 پر سزا ہوئی ہم تو اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے، ایک ہال آف شیم بنا دیتے ہیں جس میں سب چیف ایگزیکٹو کی تصاویر ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف چیف ایگزیکٹو کیوں باقی ذمہ داروں کی بھی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ حتمی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہی ہوتی ہے، ہمیں ایک فیصلہ تو لکھنے دیں نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اٹارنی جنرل بولے کہ کچھ بیماریوں کا علاج فیصلوں سے نہیں عوام کے پاس ہوتا ہے۔ 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلیں تو لاپتہ ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ایران میں یہ سلسلہ ایسے ہی رکا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے 4 ہفتے کا وقت دے دیا، جبکہ ریمارکس میں کہا کہ لاپتہ افراد پر آئین کے مطابق کیا فیصلہ دے 18 جنوری کو بتائیں۔ ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے کیس کے حوالے سے۔ تو رانا شمیم نے عدالت کے باہر میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا۔ رانا شمیم کے وکیل نے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہم آپ کو کیا بتائیں، جبکہ رانا شمیم نے کہا کہ میں نے جو بتانا تھا عدالت میں بتا چکا ہوں۔ رانا صاحب آپ نے سب کچھ شک ہے آپ کو کہ آپ کا بیان حلفی جو ہے لیک کیا، کہیں آپ کے بیٹے نے تو نہیں کر دیا؟ رانا صاحب آپ نے بیان حلفی میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں لیکن یہاں تو بالکل آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بیان حلفی آپ نے خود تو نہیں لکھ کیا؟ جو کچھ میں نے جو کورٹ میں ہے میں نے جو بتانا تھا کورٹ میں بتا دیا ہے اور میں اب کوئی بیان نہیں دوں گا۔ سر انصار باسی صاحب نے آپ سے موقف لیا تھا اسٹوری لگانے سے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو رانا صاحب سے موقف بھی لیا تھا۔ کہیں پہ آپ فریق بنائیں گے کہ ثاقب انصار آ کے آپ کا کسی جوڈیشل فورم پہ آپ کا سامنا کریں؟ سر انصار باسی نے آپ کو موقف کہہ دیا نا، آ جائے، میں نے تو کہہ دیا ہے۔ باسی صاحب آپ کے تحریری جواب کی تردید کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اس میں تو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ حقائق درست ٹھیک ہے، میں نے تو ان سے رابطہ بھی کیا تھا، مجھے موقف بھی لیا تھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پرچیز ہے۔ آپ سے بات ہوئی؟ رانا صاحب ثاقب نثار صاحب کی فون کی گفتگو کا آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی زندہ ہے؟ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بتائیں کہ وفاقی بیوروکریسی میں افسران کی ترقی کے لیے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ اجلاس التوا کا شکار ہے، جس سے ترقی کے منتظر گریڈ 21 کے افسران میں اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بابر شہزاد ترک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد بتائیے گا کیا وجہ ہے اس تاخیر کی اجلاس میں؟
देखिए मजमूई तौर पर 15 माह से यानी गुज़श्ता बरस से ये इजलास ज़ेर इल्तवा है, जबकि रवां बरस 2021 में माह मार्च में ये इजलास बुलाया जाना था, लेकिन अब तक जो है ये ज़ेर इल्तवा है। इजलास ने हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ करता है। ग्रेड 21 से 22 में अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी वज़ीर आज़म देते हैं, लेकिन ये ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद वफाकी वजारतें, महकमे और डिवीज़न है, इनमें ग्रेड 22 की असामियों पर ग्रेड 21 के अफसरान तैनात हैं। वजारत मनसूबाबंदी, अतलात, फूड सिक्योरिटी, वफाकी मुतसिब मुश्तरका मफादात काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन FBR समेत मुतअद्दिद वजारतें, महकमे डिवीज़न है, उनमें ग्रेड 21 के जो अफसरान हैं वो काम कर रहे हैं। जबकि 3 रोज कबल जो पेट्रोलियम डिवीज़न के सेक्रेटरी हटाए गए थे, उनकी जगह भी जो है वो अभी तक खाली है, और पावर डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं उनको इजाफी चार्जेस दिया गया है। ये भी आपको बता चलूं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि ग्रेड 21 के अफसर की 22 की असामी पर तैनाती कवायद के मुताबिक है। तैनातियाँ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका। बड़ी मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स को तब्दील कराने का आखिरी महीना है। 31 दिसंबर तक 40, 25 और 15,000 रुपए वाले गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील ना कराए गए तो ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन जाएंगे। अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा, अब तक बड़ी मालियत के कितने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील नहीं हो सके हैं? जी, स्टेट बैंक का जो डाटा मिला है और 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब तक 40,000, 25,000, 15,000 मालियत के 28 अरब रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड तब्दील नहीं कराए जा चुके हैं, जो कि सरमायाकार के पास मौजूद हैं। और एक साल के दौरान बड़ी मालियत के जो 400 अरब रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस तब्दील कराए गए हैं। और बड़ी मालियत की गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड मुल्क भर में जो है स्टेट बैंक के 16 फील्ड दफातर से तब्दील कराए जा सकते हैं। और साथ ही बड़ी मालियत के गैर रजिस्टर्ड जो प्राइस बॉन्ड है 5 बैंकों से, जिसमें जो कमर्शियल मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, नेशनल बैंक है, UBL है, MCB है, अलाइड बैंक है और बैंक अलसला है, उससे भी तब्दील कराए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बॉन्ड्स के कैश कराने की जो रकम है मालिक के बैंक अकाउंट में ही जमा कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने इससे मुतालिक आगाह किया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो आज हम बैठ के, मैं तो जब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉप मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है, आप अपनी ओपिनियंस भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन हमेशा यही रही है कि हमने अपना जो पुलिस का निज़ाम था 1867 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। सो अब थानेदार जो है SHO, उसकी हमने बिल्कुल हैसियत पोजीशन ही ख़त्म कर दी है। उसके बाद जो हमारे यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग है, रूरल पुलिसिंग है, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके अलावा कि आप इनको बिल्कुल नीचे से बनाना शुरू करें और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके ऊपर अफसोस भी करना चाहिए वो ये है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए हैं। अभी मैं देख रहा था ये अहमद की बुक में ये देख रहा हूँ कि 1991 से लेके 1999 तक, 1991 से लेके 1999 तक 1858 1858 पुलिस मुकाबले किए गए और इनमें 1294 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुल्ज़मान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आते ही जाली पुलिस मुकाबले बंद हो गए। और साल 2000 में सिर्फ 135 मुकाबले हुए और ये उस वक्त वो टेररिज्म का मामला बाद में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला भट्टू दूसरे नंबर पे हैं जिनमें 300 से ज़ायद मुल्ज़मान, लेकिन 700 लोग शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त मिली तो उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान कई अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मरवाया। उन्होंने एक निजी महफिल में 23 अफराद को पुलिस मुकाबलों में मरवाने का जिक्र भी किया। राना मकबूल पर IG सिंध होने की हैसियत से इंस्पेक्टर नवीन सईद से आसिफ जरदारी पर तशद्दुद करवाने और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ कराची एयरपोर्ट।
फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के जनरल अस्पताल की 5 लिफ्ट्स खराब हैं। लिफ्ट्स की खराबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। लाहौर जनरल अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एमरजेंसी की दोनों लिफ्ट्स जो हैं वो जनरल अस्पताल में वो अरसा दराज से जो है वो ख़राब पड़ी हैं और इन दोनों लिफ्ट्स को मरम्मत नहीं करवाया जा सका, ये फ़ाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बालाई मंजिलों पर मरीज़ों को ले जाने के लिए फिर रैंप का इस्तेमाल होता है और अटेंडेंट्स को खुद मरीज़ों के स्ट्रेचर्स जो है वो खींचने पड़ते हैं। तो दिन के औकात में मरीज़ों का रश है, ख़ास तौर पे जो ओपीडी की टाइमिंग्स में जो रश है उसकी वजह से जो है वो मरीज़ जो है वो उनको लंबा तवील इंतज़ार करना पड़ता है लिफ्ट के ज़रिए जो है वो बलाई मंजिलों तक, वार्ड्स तक जो है वो जाने में। इसके अलावा जो फेज़ 3 है उसकी भी एक ही लिफ्ट जो है वो ख़राब है और इन लिफ्ट्स की ख़राबी जो है उसका खमियाजा न सिर्फ जो है वो पेशेंट्स भुगत रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स भुगत रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये लिफ्ट जो कि बलाई मंजिलों तक मरीज़ों को, अटेंडेंट्स को, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ले जाने के लिए बहुत नागुज़ीर हैं, इनको मरम्मत करवाने के हवाले से कोई जो है वो अभी तक संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक के बायस स्कूल में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार हो गया है। आज इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में स्मोक के बायस स्कूल में 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक छुट्टियां देने का फैसला किया जाना था। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया जा सका है। स्मोक के बायस स्कूल्स में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार है। आज इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है और इसकी अगली तारीख का ताहाल ऐलान नहीं किया गया है। अब तक के लिए इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।